Hi everyone, this is Janish Kota here and welcome to our video of accounts. So students, in this video, I'm going to explain you the basic concepts of accounting for partnership, and this is a part of the 12th standard CBSE Commerce. Okay, and students, the same goes with other state board also, wherein they have the same topic, partnership basic concept. So of course, the video can also be very helpful to them also. So bachcho log, and from this video onwards, I'm going to solve entire textbook of your class 12 accounts. So stay tuned, students. The entire playlist will be really very helpful for you guys. And I'm going to solve each and every sum as well as the theory part and the practical part in the upcoming videos. So students, yep. So please, it's a request to subscribe to our channel if you haven't yet subscribed and be a part of it. And please let us know in the comment section if you find the video helpful. And of course, if you have some feedback, please let us know and share the entire playlist with your friends. Thank you so much, students. So let's start directly with the video. And here we go. चलो तो बच्चे लोग है ना, हाँ थोड़ी बहुत बेसिक चीजें दैट वी विल कंसिडर. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट. अच्छा, अब 11th में जो पढ़ा था और 12th में जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या फर्क है, मेजरली क्या फर्क है वो हम देखेंगे. 11th स्टैंडर्ड में व्हाट वी वर स्टडिंग वाज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग. जैसे हमने सबसे पहले टेल मी, सबसे पहले क्या होता है कभी भी अगर हम लोग शुरू करते हैं, जस्ट वन सेकंड, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं, वन सेकंड. सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग 11th स्टैंडर्ड कंसीडर करें, 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स कंसीडर करें, सबसे पहले है ना, हमेशा कभी भी क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होता है. डू यू एग्री? सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? व्हेनेवर यू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन. मतलब एनीथिंग, अगर आप एक दुकान पे चले गए, आपने एक चॉकलेट खरीद ली, रिटर्न में आपने क्या कर दिया, आपने रिटर्न में चॉकलेट पैसे दे दिए, तो वो भी एक क्या ट्रांजैक्शन हो गया. ट्रांजैक्शन जरूर नहीं कोई बहुत बड़ा अमाउंट का होना चाहिए. आपने 2 रुपए की चॉकलेट खरीदी तो वो भी क्या हो गया, एक ट्रांजैक्शन ही हो जाएगा, बराबर ना. फाइन, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन का अगर आसान भाषा में बोले तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी. ओके, तो प्रतीक्षा आप मुझे बताओ, डिड योर मॉम मेक लंच yesterday for you? So you had lunch. How much amount of money did you pay to your mom? You did not pay anything to your mom. Why? Okay, so it was not a monetary transaction. तो क्या उसको हम ट्रांजैक्शन कंसीडर कर सकते हैं? उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते. इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. Is your mom feeding you since so many years just because out of profit? Of course not. She is not doing it for the sake of profit. But मैं आपको आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन पढ़ा रहा हूँ कि मैं पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, मेरा तो प्लान फुल एकदम क्लियर है लाइफ में. हमको बहुत सारे पैसे कमाने, और पैसे कमाने के लिए ही स्टूडेंट्स में इतनी मेहनत कर रहा हूँ. बाकी ऐसा है, आप बोले अथॉर हो गए सर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. नहीं नहीं नहीं, कोई लव एंड अफेक्शन नहीं है. ठीक है, जस्ट किडिंग. मतलब वैसा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी मनी है. फिर सेकंड प्रायोरिटी है व्हाट इज द मेन एम ऑफ विजडम कॉमर्स क्लासेस. मुझे बताओ, विजडम कॉमर्स क्लासेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप है. ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का स्टूडेंट्स मेन एम क्या होता है, मतलब हम क्लासेस चला रहे हैं तो हमारा मेन एजेंडा क्या होगा, बताओ क्लासेस चलाने का. एग्जैक्टली है ना, बराबर. ये शौर्य मुझे मिला था एक दिन, तो शौर्य मुझे क्या बोल रहा है, सर आपका मेन एम होगा दैट स्टूडेंट्स शुड गेट, वी शुड डिलीवर वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट शुड स्कोर वेरी गुड मार्क्स. मैंने बोला हाँ, ये सब तो हमारा मोटो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सब हमारा मोटो है. बट ये हमारा कौन सा मोटो है स्टूडेंट? सेकेंडरी मोटो है. तो हमारा फर्स्ट मोटो क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट मोटो है प्रॉफिट कमाना. ओके, फिर वहां पे एनजीओ भी होते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट एनजीओ? बताओ एनजीओ क्या करते हैं. हाँ, उनका मेन एम क्या होता है? टू डिलीवर सर्विसेज. उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता. ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट एनी एनजीओ, एनी नेम ऑफ एनजीओ? परफेक्ट, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट एनी एनजीओ? कोई नाम वाम सुना है एनजीओ का? जैसे ये सलमान खान के एनजीओ का नाम क्या है? एग्जैक्टली, बिंग ह्यूमन करके है. ठीक है, तो बच्चे लोग वो बिंग ह्यूमन क्या करता है, बहुत सारे अनाथों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है. दैट इज द मेन एम ऑफ एन एनजीओ, बराबर. तो क्या उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना है? ऑफ कोर्स नॉट. नाउ टेल मी, इज एन एनजीओ अलाउड टू डू बिजनेस? यस, एनजीओ इज अलाउड टू डू बिजनेस. ओके, एनजीओ भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस रन करते हैं. बिंग ह्यूमन का बहुत बड़ा शोरूम भी है, तो उसके अंदर टी शर्ट्स मिलते हैं, एकदम एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव टी शर्ट्स मिलते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हाँ, प्लान क्या है स्टूडेंट्स कि हाँ, एनजीओ लोग का भी क्या होता है स्टूडेंट्स, दे आर रनिंग बिजनेस एंड दे आर अर्निंग मनी आउट ऑफ इट. ऑब्वियसली बिजनेस करेंगे, है ना. बिंग ह्यूमन के टी शर्ट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स 1200 रुपए में, 1500 रुपए के हाफ स्लीव टी शर्ट्स मिलते हैं. टेल मी, तो क्या इतना कॉस्टिंग पड़ता होगा उनका?
नहीं, सो द बिजनेस इज ऑल्सो अर्निंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बट एनजीओ क्या प्रॉफिट कमाकर घर लेके जा सकते हैं पैसा? तो स्टूडेंट्स, जब विजडम कॉमर्स सर्विसेज के अंदर पैसा मैं अर्न करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, घर लेके जाता हूँ, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज करता हूँ, ठीक है। येस्टरडे आई गिफ्टेड अ गोल्डन रिंग टू माय वाइफ। क्यों? बिकॉज मैंने विजडम में पैसे कमाए और मैंने उनको गिफ्ट दी। बट क्या सलमान खान वो बिजनेस करके पैसा अपने घर लेके जा सकता है ना? ऐसा नहीं कि उसके पास वाइफ नहीं इसलिए नहीं, बट लेकिन वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो पैसे को यूज नहीं कर सकता। इट्स एन एनजीओ, एनजीओ हैज टू यूज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द, मतलब उनका मोटो होगा, हर एक एनजीओ का कोई मोटो होता है, जैसा उनका मोटो होगा कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट को। कब तक एनजीओ भीख मांगेगी ना, मतलब उनको डोनेशन मांगना पड़ता है, कब तक डोनेशन की वजह से रहेगी? तो हो सकता है कोई एनजीओ के पास डोनेशन रेगुलरली नहीं आता हो, पर उनको फिर भी क्या करना होता है, लोगों की भलाई करनी होगी, तो लोग क्या करेंगे, एनजीओ के नाम पे बिजनेस रन करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट को उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन घर नहीं लेके जा सकता ओनर उस पैसे को। इज दैट ओके? सो नाउ कमिंग बैक, 11th स्टैंडर्ड में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था। ट्रांजैक्शंस होते हैं, बताओ, ट्रांजैक्शंस के बाद उसकी हम लोग क्या पास करते हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग करना, मतलब रिकॉर्डिंग करना मतलब जर्नल एंट्री पास करेंगे, बराबर है। जर्नल एंट्री से फिर क्या होता है, उसकी हम पोस्टिंग कहाँ करेंगे? फिर हमने लेजर में पोस्टिंग की थी, क्लासिफाई किया था ऑफकोर्स, उसके बाद ही वो क्या होगा, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। अब लेजर में पोस्टिंग करने के बाद, हाँ, फिर उससे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस से फिर हमने क्या बनाया था, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, बराबर ना। और फिर फाइनली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद स्टूडेंट्स हमारा क्या आया था, बैलेंस शीट आई थी। इज दैट ओके? कोई डाउट है इसमें? और बैलेंस शीट फाइनली हमारा टैली होना है। बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। बैलेंस शीट विल शो यू हाउ मच एसेट डू यू कैरी एंड हाउ मच लायबिलिटी डू यू कैरी, बराबर। इतना सब कुछ हमने 11th में किया था, तो बच्चे लोग 12th में भी यही सब करने वाले, वापस कुछ भी अलग नहीं करेंगे, लेकिन फर्क इतना है सिर्फ, 11th में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर काफी ज्यादा पढ़ाई की थी। जो हम लोग पढ़ रहे थे, फाइनल अकाउंट्स के थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अकॉर्डिंगली ही था। बता, हमने बहुत सारा किया था, ये लिमिटेड वो लिमिटेड ऐसे सब हमने किया था, ठीक है। बट वो सब क्या था स्टूडेंट्स, एक ही पार्टी थी बेसिकली, और उसी का हमने क्या कर रहा था, हमें उसका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया था। लेकिन अब एंटायर 12th स्टैंडर्ड इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म, इट विल बी अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म। इज दैट ओके? अब पार्टनरशिप फॉर्म में 12th स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, हो सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म है तो उन्हें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे वो हमें देखना है स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म की भी स्टूडेंट्स क्या होगी, बैलेंस शीट वगैरह बनेगी, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बाद में अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। व्हाट इफ इमेजिन मी एंड आई फॉरगॉट द नेम, भव्य, मी एंड भव्य आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। इन द मिडल 2 साल हो गए, 4 साल निकल गए, उसके बाद किसको आना हुआ, अथर्व इज विलिंग टू बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ अकाउंट्स और भव्य पढ़ाता है मैथ्स, ठीक है। एनी विच वी वर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड थ्योरी टीचर, एंड इमेजिन अथर्व इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्योरी टीचर इन द टाउन नाउ, सो वी वांटेड हिम टू बिकम अ पार्टनर, क्योंकि हम उसको सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमको चाहिए तू भी पार्टनर बन जा बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो अगर बिजनेस के अंदर अगर एक नए पार्टनर को एडमिट करना हुआ, एडमिशन, हो सकता है कल जाके एक पार्टनर रिटायर हो गया, हो सकता है एक पार्टनर वन ऑफ अस डाई, ओके, तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है पूरा का फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, पूरा का पूरा फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी सिचुएशंस आ सकती है, और वो सारे सिचुएशंस के ऊपर हमारे पास एक चैप्टर है। वी आर गोइंग टू गो थ्रू एंटायर चैप्टर प्रॉपर्ली, ओके। बट 12th स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट गोइंग टू बी अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, पहले हम पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर इज एन एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट करके एक है स्टूडेंट्स, 1928 है, नहीं 1932 है। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन 1932 ओवर हियर, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले उसके लॉ पढ़ेंगे कि क्या होता है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स मुझे बताओ, लॉ हमारे कंट्री में बनता कैसे है, ये पढ़ा है थोड़ा बहुत तुम लोग ने सिविक्स वगैरह में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए सिटीजन। आर्टिकल 14 हमें इक्वालिटी देता है, आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता है, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी देता है। थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ा है स्कूल स्कूल में वगैरह? अच्छा, खाली भारतीय संविधान पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। हमारी कुछ राइट्स है और हमारी कुछ ड्यूटीज है ना, कुछ राइट्स है और हमारी कुछ ड्यूटीज भी है। ऑब्वियसली स्पाइडरमैन देखा है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर ना। तो अगर हमें हमारा संविधान कोई अगर हक दे रहा है, तो सामने हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो क्या क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कहाँ दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये सब लॉ पास कैसे होते हैं, एनी आइडिया? अच्छा, अभी जीएसटी आया थोड़े साल पहले, तो जीएसटी कैसे पास हुआ था, बस मोदी ने आगे एक दिन बोला जीएसटी, तो क्या जीएसटी पास हो जाता है मोदी बोलता है तो? व्हाट इज द प्रोसीजर?
Perfect, very good. So we have two houses of parliament. What are the two houses of parliament? लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, एक बिल होता है. सबसे पहले क्या होता है? बिल होता है. देखो क्या होता है लाइफ में, कभी भी है ना, पहले प्रॉब्लम्स आती है. जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल. बहुत साल पहले कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे. रोड पे कोई जरूरत नहीं थी रूल्स और रेगुलेशंस की, है ना. 100-200 साल पहले क्या सिग्नल्स वगैरह होते थे क्या? नहीं. बट फिर क्या हुआ? धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लग गई. पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ? रोड पे ऑब्वियसली क्या हुआ? रोड पे, हाँ, रोड पे ज्यादा लोग आने लग गए. ज्यादा लोग आने लग गए तो एक्सीडेंट्स होने लग गए. तो एक्सीडेंट्स में मतलब प्रॉब्लम्स आ गई. अब प्रॉब्लम्स आई तो लोगों को लगा नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. ठीक है, बट रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, है ना. हम लोग ने यहाँ पे रूल बनाया था बच्चे लोग को कि डू नॉट यूज मोबाइल फोन इन द क्लास. तो बच्चे लोग जानबूझ के उसी के सामने मोबाइल यूज करते हैं. कहीं पे लिखा डू नॉट स्पीड, उसी के ऊपर स्पीड करके जाते हैं. ठीक है, डू नॉट पार्क, वहीं पे जाके एक कार पार्क करके आता है. बराबर. बिकॉज रूल्स तो हम लोग को, इंडियंस लोग का एकदम खून में होता है कि भाई कहीं पे रूल लिखा है तो रूल को तोड़ दो. स्कूल्स में भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो रूल्स बनाने के बाद उसको तोड़ने में जो मजा आती है वो नॉर्मली ऐसे मजा नहीं आती. बराबर. तो क्या होता है, सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं. बट रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई फॉलो करता है कि एकदम जेन्युइनली कोई फॉलो नहीं करता. तो क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंबाइन करके एक बिल बनता है. और उस बिल को हम क्या करते हैं, फिर लोकसभा और राज्यसभा में पास करते हैं. लोकसभा में भी बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. उसके बाद वो वहां से फाइनली कहा जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है. एंड प्रेसिडेंट गिव्स द असेंट. असेंट देना मतलब प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है. ठीक है, असेंट देगा मतलब कि हाँ भाई ये बराबर है. और जिस तारीख को प्रेसिडेंट गिव्स द असेंट इज द बर्थ डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल. और वो बिल किस में कन्वर्ट होता है? बिल विल कन्वर्ट इनटू लॉ. अब वो बिल बिल नहीं रहता है, वो बिल क्या बन जाते हैं? लॉ. और अब तुम लॉ तोड़ के बताओ, रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े, चलो ठीक है. लॉ अगर तोड़ा तो फिर पीछे पड़ेगी तुम्हारे पुलिस, और फिर पुलिस लेगी तुमको बराबर आड़े हाथ. बराबर स्टूडेंट्स. तो लॉ बनता कैसे है? थ्रू द एंटायर प्रोसीजर. जैसे अभी ये आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पीछे इतने साल से पड़ा है, तो वो बिल पास होगा तब जाके वो इम्प्लीमेंट होगा. बराबर है. और कौन से रिसेंट में है? ये अभी मूवी चल रही है, कौन सी मूवी चल रही है? आर्टिकल कौन सी? क्या हुआ? आर्टिकल 370. हाँ ऐसे सब. नहीं. तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी लॉज वगैरह पास होते हैं तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास होते हैं. और फिर बाद में वो क्या करता है, तो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाता है. ठीक है. और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशरी. व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी में कौन आ जाता है? सारे कोर्ट्स आ गए हमारे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो कल जाकर अगर तुम लॉ बन गया और लॉ को हमें अपोज करना है, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और हमको लग रहा है कि ये लॉ हमारे लिए नहीं बना है, ठीक है, तो हम कहाँ जाके अपोज करेंगे? हम कोर्ट में जाके अप्लाई करेंगे कि नहीं भाई ये तो इसको, ये गलत लग रहा है, इसको हटा दो, या उसको अमेंडमेंट लाओ, उसमें चेंजेस लाओ वगैरह जो भी हो. ठीक है. तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम से बिल बनेगा, बिल से बाद उसको लॉ में कन्वर्ट करो, एंड देन यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ. इफ यू वायलेट द लॉज देन यू विल हैव टू फेस द पनिशमेंट आल्सो. सिंपल. जब बिना हेलमेट के जाते वो लोग चालान काटते कि नहीं काटते? क्योंकि देन यू आर वायलेटिंग द लॉ. सो देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. फिर मम्मी पापा को भी बुलाओ तो भी मम्मी पापा को भी पैसे पे करने पड़ेंगे. ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं पैसे नहीं पे कर पाएंगे. बराबर है. चलो. तो स्टूडेंट्स हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा लॉ पढ़ने वाले? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने वाले, दैट इज 1932. सिंपल है. ओके ओके. अच्छा, कहना है सिर्फ पार्टनरशिप, क्या एक अगला इंसान पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर सकता है? एक अकेला इंसान क्या पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर सकता है? नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स नॉट. एक अकेला इंसान पार्टनरशिप फॉर्म कैसे ओपन करेगा? एटलीस्ट दो लोग चाहिए ऑब्वियसली. अगर एक अकेला इंसान अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज sole proprietorship. So what I am running over here is sole proprietorship because I am the sole owner over here, and everybody else that you see over here are the employees in the firm. बराबर है. But they are not the owners of the firm. तो पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम कितने लोग चाहिए स्टूडेंट्स? एटलीस्ट दो लोग चाहिए. और मैक्सिमम कितने चाहिए वो हम देखेंगे. ठीक है. चलो. हो. तो देखो हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स कंसिडर करना है. जो भी लिखा हुआ है मैं सब कुछ रब कर रहा हूँ. हाँ चलेगा. थैंक यू. हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी हैव? वी हैव 5 पॉइंट्स ओवर हियर. चलो आराम से एक एक पॉइंट देखेंगे. ठीक है. मैं कुछ रीड नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. देयर हैज टू बी 2 और मोर पर्सन सबसे पहले. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मिनिमम स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 लोग होने चाहिए. दो लोग से कम तो चलेंगे ही नहीं. ठीक है. लेकिन स्टूडेंट्स अब है ना, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कितना लिखा था मैं आप लोगों को बताता हूँ. खाली अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट देख रहे हैं. ठीक है. मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स, नॉर्मली मैक्सिमम नंबर क्या होता है? 10 होता है फॉर बैंकिंग बिजनेस. नहीं, वो जो लिखा है वो कुछ और है. ठीक है. वो बैंकिंग बिजनेस हो गया. और फॉर अदर स्टूडेंट्स बाकी के लिए क्या होता है? 20 फॉर द बिजनेस, 20 फॉर अदर बिजनेस. ये कौन बोल रहा है हमें? पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है. ठीक है. लेकिन फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया. कंपनीज एक्ट ने आकर पार्टनरशिप के ऊपर कुछ नए रूल्स बनाए कि नहीं यार, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि ना, पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम है ना
50 लोग हो गए तो भी चलेगा, ठीक है। ये किसने बोला था? कंपनीज एक्ट ने बोला था। कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है कंपनीज एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर, ठीक है। फिर वो लोग ने बोला कि नहीं यार इसमें 50 लोग होने चाहिए, ऐसा कुछ, बराबर है। फिर अलग अलग लोग ना आके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। ये किसने बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। तो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इतना ही लिखा है कि है ना मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस, और अदर बिजनेस के लिए 20 होने चाहिए। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने आकर टिप्पणी की थी। कंपनीज एक्ट को बोला भाई तू अपने कंपनीज एक्ट के ऊपर देना भाई, तू काय को पार्टनरशिप में आकर दखलंदाजी कर रहा है। पर उसने फिर भी टिप्पणी की नहीं यार, पार्टनरशिप फॉर्म में कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50 होने चाहिए, 50, ठीक है। ऑब्वियसली अब एक अकेला इंसान तो पार्टनरशिप फॉर्म रन नहीं कर सकता, फाइन। सो अब अगर दो इंसान होंगे स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर 2 इज अग्रीमेंट। उनके बीच में क्या बनेगा? अग्रीमेंट बनेगा। देखो अभी अग्रीमेंट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, ओके। कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं मुझे। आई एम नॉट रीडिंग व्हाट इज रिटन ओवर हियर, आई एम सिंपली एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आई नो, ओके। तो अग्रीमेंट क्यों होता है स्टूडेंट्स? रिटन अग्रीमेंट इज ऑलवेज गुड, है ना। एक बार एकदम लिखत में अगर सब कुछ कर लिया तो आगे फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं हो। इमेजिन करो मी एंड भव्या 2 पार्टनर्स, हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा? 50-50% क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। कल जाकर समझो फिर बाद में प्रॉफिट कमा लिया, फिर ये ज्यादा पैसे रखेगा, मैं ज्यादा पैसे रखूंगा, कल जाके डिस्प्यूट होगा तो चलेगा क्या? तो डिस्प्यूट नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले से एकदम क्लियर कर देंगे। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में हर एक चीज एकदम रिटर्न में लिखेंगे। क्या क्या रिटर्न लिखेंगे? देख भाई अकाउंट सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, मैथ सब्जेक्ट तू पढ़ाना, ठीक है। फिर ऐसा नहीं हो कल जाके तू भी अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट कर दे। एंड व्हेन वी आर रनिंग अ बिजनेस यू कैन नॉट डू एनी प्राइवेट बिजनेस। क्या हुआ पता है? कि एक बार मी एंड भव्य वी आर 2 पार्टनर्स, तो है ना ये शौर्य आया था एडमिशन लेने के लिए। मैं तो क्लास में नहीं था, मैं घूमने गया था। तो भव्य बैठा था। भव्य ने शौर्य को बोला देख भाई देखो मैथ्स पढ़ना है, तू विजडम में एडमिशन लेगा। इमेजिन विजडम इज अ पार्टनरशिप फॉर्म बिटवीन मी एंड भव्य, ठीक है। तो शौर्य की फीस थी 20,000 रुपीज फॉर मैथ्स। तो भव्य ने बोला कि अगर शौर्य तू अगर विजडम में एडमिशन लेगा, पूरा मैथ्स पढ़ाना तो भव्य को ही पड़ेगा, लेकिन जो 20,000 रुपीज आएगा वो शेयरिंग किन दोनों में होगा? हम दोनों, बिकॉज वी आर रनिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म। वॉट एवर मनी कम्स विल बी शेयर बिटवीन बोथ ऑफ अस, ओके। कितने भी पैसे हैं, भले अकाउंट से आएगा कोई भी आएगा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रॉफिट जो भी होगा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भव्य ने शौर्य को ना एक ऑफर दिया, एक काम कर तू मेरे घर आ जा, मैं देखो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ, क्लासेस आई मत, ठीक है। और 20,000 मत, सिर्फ 15,000 ही दे, मेरे को चलेगा। फीस कितना? सिर्फ 15,000। बताओ अगर अगर भव्य विजडम में बैठ के पढ़ाता पूरा, तो कितना मिलता उसको? सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही मिलता। 10,000 तो मुझे मिल जाता। तो फिर भव्य ने बोला एक काम करता हूँ, इसको प्राइवेट ट्यूशन घर पे पढ़ा देता हूँ, और पूरे 15,000 तो मिलेंगे एटलीस्ट, बराबर है। सो टेल मी, कैन अ पार्टनर डू दिस? क्या वो कोई प्राइवेट बिजनेस कर सकता है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली नॉट। तो ये भी गलत। तो हम लोग क्या करेंगे? हर एक चीज को स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर। पार्टनरशिप अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। लिखा है कहीं पे? क्या ही पता, कहीं नहीं लिखा है, छोड़ो ठीक है, आगे आएगा, डोंट वरी। तो बेसिकली हम क्यों करें? डू नॉट अवॉइड डिस्प्यूट। तुम लोग अगर मैरिजेस भी होती है, मैरिजेस में भी स्टूडेंट्स अगर कोर्ट मैरिज करते हो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर तुम लोग अगर रेंट बनाओगे तो रेंट एग्रीमेंट बनता है। घर लेते हो तो घर के भी पेपर्स होते हैं। तो ये सब रिटन डॉक्यूमेंट्स क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? ताकि प्रूफ रहे हमारे पास। सिमिलरली हम लोग पार्टनरशिप में भी क्या करेंगे? रिटन एग्रीमेंट बना सकते हैं। सो दैट सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम क्लियर रख देंगे। कल जाके लॉस हुआ तो लॉस भी कौन बेयर करेगा? वो भी हम लोग क्लियर कर देंगे। अगर कल जाकर एक पार्टी अगर छोड़ना चाहता है बिजनेस, तो कौन छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा, उसका फ्यूचर में नाम कौन यूज करेगा, एवरीथिंग विल बी रिटन इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन डिटेल। और फिर तुम लोग आगे पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना। लेकिन क्या बिना पार्टनरशिप अग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप फॉर्म बन सकता है? चल सकता है, चल सकता है। मी एंड अथर्व हम लोग ने थोड़े दिन पहले डिसाइड किया कि अपन एक पानीपुरी वाली लारी ओपन करेंगे, ठीक है। तू मैं अरे पानी एक काम करता अपन हाँ पानीपुरी, तो पानीपुरी की लारी में हम लोग मतलब वो सेव पूरी बनाएगा, मैं पानीपुरी दूंगा, ठीक है। पर हम लोग ने कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं किया। बाद में क्या करते हैं? डे के एंड पे जितना भी कलेक्शन होता है बैठ के काउंट करते, 50-50 लेके घर चले जाता है, ठीक है। जो भी एक्सपेंस होता है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट वी बोथ आर इलिटरेट एंड वी हैव नो क्लू अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म। क्या तुमको होता है सारे लोगों को ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे क्या? कितने सारे एक्ट है, लाखों एक्ट है, अलग 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 अलग, सबको था ना सब कुछ पता होगा। तो क्या बिना अग्रीमेंट के भी एक पार्टनरशिप फॉर्म रन हो सकती है? हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके कोई लॉसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमको पुलिस वुलिस आके पकड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मैंने विजडम कॉमर्स क्लासेस चालू किया, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या मैंने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया क्या? मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया। वन फाइन डे आई जस्ट थॉट कि आई शुड बी टीचिंग, तो मैंने घर पे प्राइवेट ट्यूशन चालू कर दिया। फिर जब प्राइवेट ट्यूशन में स्टूडेंट्स बढ़ गए तो मैंने क्या कर दिया, एक प्लेस लेके रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया, उसके अंदर पढ़ाना चालू कर दिया। फिर थोड़े और स्टूडेंट्स बन गए तो मैंने बेंचेस वगैरह बना के एकदम सिस्टमैटिकली क्लासेस बना दिया। बट आई डिड नॉट डू एनी रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो कंपल्सन टू डू एनी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ओवर हियर, एंड टुडे आल्सो वी आर रनिंग दिस क्लासेस विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। सिंपल एकदम। चलो ग्रेट। नेक्स्ट बिजनेस।
अब ये पार्टनरशिप फॉर्म कंपलसरी स्टूडेंट्स कोई ना कोई बिजनेस के लिए होना चाहिए और हमारा मेन पर्पस प्रॉफिट मेकिंग ही होना चाहिए. इफ द मेन पर्पस इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग ओनली टू प्रोवाइड सर्विस देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, इट विल बी कॉल्ड एज एन एनजीओ. बराबर है. और मम्मी, अगर तुमने आपने मम्मी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मेंटर किया, चलो मम्मी हम दोनों मिलके कुछ अपन घर पे ही अगर कुछ, मतलब हमारा मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है. तो स्टूडेंट्स अगर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे ही तुम लोग पार्टनरशिप फॉर्म एंटर कर सकते हो सकता है दो भाई भी कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, पर उनका मेन एम प्रॉफिट होना चाहिए. अगर तुम्हारा मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, कुछ और है, देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस. तो बिजनेस का सिंपल मोटो होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट कमाना हमारा काम है. फिर तुम्हारे कोई भी और मल्टीपल मोटोज भी हो सकते हैं, टू डिलीवर गुड टीचिंग, है ना, हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है वगैरह वगैरह, जो तुमको रखना है वो सब रखो, पर मेन एम प्रॉफिट कमाना भी होना चाहिए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज म्यूचुअल एजेंसी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी. अब ये थोड़ा सुनना शांति से. इमेजिन करो स्टूडेंट्स, हमारे क्रेडिटर्स हैं. डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स है हमारे 10,000 रुपीज के क्रेडिटर्स है. ठीक है. एंड मी एंड भव्य आर टू पार्टनर्स. समझो, जैनेश लिख रहा हूँ और भव्य लिख रहा हूँ. वी आर टू पार्टनर्स. स्टूडेंट्स इस केस में अगर हमको पैसे चुकाने, तो बताओ हम लोग कितने पैसे चुकाएंगे दोनों? तो मैं 5,000 चुकाऊंगा और फिर भव्य भी कितना चुकाएगा? 5,000 रुपीज. क्लियर एकदम. बट वॉट इफ जैनेश बिकम इंसॉल्वेंट? मैं अगर इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा स्टूडेंट्स, तो मैं तो कुछ पैसे नहीं चुका पाया. तो अब मुझे बताओ सारे के सारे पैसे कौन चुकाएगा? स्टूडेंट भव्य चुकाएगा. भव्य बोलेगा मैं क्यों चुकाऊं इसके पैसे? पार्टनरशिप फर्म का कैसा है ना स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी कैसी होती है? इट्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड होती है और जॉइंट होती है. जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड, ये तीन वर्ड यूज करते हैं उनके. मतलब इंडिविजुअली भी स्टूडेंट्स आप लोगों को लाइबिलिटी है, साथ में भी लाइबिलिटी है. अगर मिलके चुकाओ तो मिलके चुकाओ, अगर मिलके नहीं चुका पाए, समझो फॉर एग्जांपल द क्रेडिटर इज शौर्य. शौर्य है ना एकदम फुल गुंडा उंडा है एकदम. हाँ, शौर्य एकदम ऐसा कॉलर में बांध के आया, फुल एकदम रुमाल रुमाल बांध के, बोलता पैसा दो मेरे को, 10,000 रुपया चाहिए. तो मैंने बोला भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं एकदम हो चुका हूँ कंगाल, मेरे जेब में फुटी कौड़ी, जो चाहिए आ जा. मेरे घर पे आएगा, टीवी भी नहीं बचा मेरे घर पे, क्या टीवी उठाएगा मेरे घर से? बराबर है बच्चे लोग. तो अब मुझे बताओ, शौर्य ने बोला भव्य तेरे को पैसा देना पड़ेगा. भव्य बोलता है मैं 5,000 दूंगा. तो शौर्य ने बोला नहीं देखो फाइन ही पूरा 10 देना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली तेरे साथ या मेरे साथ नहीं किया था. ट्रांजैक्शन वाज डन विद द पार्टनरशिप फर्म. नाउ द पार्टनरशिप फर्म इज लायबल. और पार्टनरशिप फर्म में मुझे तो पार्टनरशिप फर्म से पैसे चाहिए, उसमें भले तुम 2 ओनर हो के 10 ओनर हो, मुझे पूरा पैसा चाहिए. तुम लोग इंटरनली देख लो, तू 5,000 दे, ये 5,000 दे, तू 10 दे, ये 15 दे, कोई भी कैसे भी दे, वो तुम्हारा लुकआउट है. बट मुझे पूरा का पूरा 10,000 रुपया चाहिए. और अगर 10,000 नहीं मिला तो मैं तेरे घर आके, समझो भव्य इज अ वेरी रिच गाय, उसके घर पे टीवी फ्रिज वगैरह सब है, तो शौर्य उसके घर चला गया. अगर 10,000 नहीं दिया ना, तो मैं तेरे घर आएगा और तेरा टीवी फ्रिज वगैरह एसी सब उठा के लेके जाएगा, लेकिन मेरे को 10,000 रुपया पूरा का पूरा मांगता ही है. सिंपल इज दैट. तो उसकी लाइबिलिटी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी क्या बोला है? मतलब वी बोथ आर पार्टनर्स बट वी आर एट द सेम टाइम प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑल्सो. मतलब अगर कल जाके मैंने कुछ गलत किया तो ही इज ऑल्सो इक्वली लायबल. ठीक है. मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ. क्या हुआ था ना, मी एंड वी आर टू पार्टनर्स, यू नो दैट. हमारा बिजनेस है फ्रूट्स बेचने का. एप्पल फ्रूट्स हम बेचते हैं. तो हमारे पास बहुत बड़ी ट्रक है. मैं यहाँ से निकला दिल्ली के लिए, ठीक है, फुल ओ मैं निकला गडले एकर. तो रस्ते पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक खड्डा आ गया और मैं पूरा का पूरा ट्रक इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, ट्रक अटक गई और टायर पंचर हो गया. अब मेरे पास क्या थे स्टूडेंट्स, मेरे पास एप्पल थे, पूरे ट्रक में भर के एप्पल थे. और मैंने और शौर्य ने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि ना 1 kg ऑफ एप्पल शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज ऑफ 50 रुपीज किलो. इमेजिन करो 50 रुपए किलो में बेचना चाहिए. बट अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रक अटक गई, उसमें एकदम क्या हो गया, टायर वाला एकदम फुट गया. मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा था नहीं. तो वहां पे एकदम दूर फॉरेस्ट के बीचों बीच, उससे दूर थोड़ा एक गांव था, गांव से मैं किसी को लेकर आया. उसने बोला भाई ये ट्रक ठीक होने में एटलीस्ट 3 से 4 दिन जाएंगे, बिकॉज इसको खड्डे में अटक गया, खड्डे से बहुत बड़ा ट्रैक्टर लाके उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको ठीक करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा. ठीक है. तो बच्चे लोग अब मैंने क्या सोचा, ये 3-4 दिन में तो सारे के सारे फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे एकदम. तो वहाँ मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट मैंने ट्राई किया, शौर्य को बहुत कॉल करने, सॉरी भव्य को बहुत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन भव्य को कॉल लगा भी नहीं. अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा 3-4 दिन में तो सारे के सारे फ्रूट्स खराब हो जाएंगे. ठीक है. तो मैंने ना वहां पे फॉरेस्ट में ही बेचना चालू कर दिया, मतलब जो है भाई बेच दो. तो इमरजेंसी के केस में मैंने 1 किलो को स्टूडेंट्स कितने बेचा. ऑब्वियसली फॉरेस्ट में, गांव के अंदर थोड़ा कोई 50 रुपये अफोर्ड कर पाएगा. मैं दिल्ली लेके जाता तो दिल्ली में 50 रुपये वो लोग अफोर्ड कर पाते, वहां पे मुझे 25 रुपया किलो में क्या करना पड़ा, मुझे बेचना पड़ा सारा का सारा फ्रूट्स. तो कहना से इन द इमरजेंसी सिचुएशन ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर कुछ फॉर्म को लॉस हुआ तो अब मैं अकेला बेयर करूंगा या हमें दोनों को मिलकर बेयर करना होगा? दोनों को मिलके, बिकॉज हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, वी आर पार्टनर्स. आउटसाइडर्स के लिए वी बोथ आर पार्टनर्स, वी बोथ आर ओनर्स, बट इंटरनली फॉर बोथ ऑफ अस आई एम द प्रिंसिपल, ही इज द एजेंट एंड ही इज आल्सो द प्रिंसिपल, आई एम द एजेंट. मतलब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप कैसा होता है, अगर कल जाके वो कुछ गलती करेगा तो भी ओनर को ही बेयर करना पड़ेगा नुकसान. तो हम दोनों मिलके नुकसान बेयर करेंगे. समझ में आ रहा है?
समझो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टाफ वगैरह ने अगर कुछ गलती कर दी तो फाइनली बेयर किसको करना पड़ेगा नुकसान? मुझे बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई एम द प्रिंसिपल एंड दे आर माय एजेंट्स। तो अगर एजेंट अगर कोई एक करेगा तो प्रिंसिपल विल हैव टू बेयर इट, सिंपल इज दैट। तो हमारा रिलेशनशिप कैसे म्यूचुअल एजेंसी वाला है। सो आउटसाइडर्स के लिए वी आर द ओनर्स बट इंटरनली वी आर अ प्रिंसिपल एंड एजेंट फॉर ईच अदर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप ऑफ, वन सेकंड आई जस्ट रीड इट फॉर यू ऑल। यहाँ लिखा हुआ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी सो इंपॉर्टेंट दैट वन कैन से दैट दिस देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। तो अगर म्यूचुअल एजेंसी होगा ही नहीं तो हम उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोल नहीं सकते, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट, ईच पार्टनर कैरिंग द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स। ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। बाइंड द अदर पार्टनर, मैं नुकसान करूंगा पर ये इसको भी भरपाई करनी पड़ेगी। इट इज बाइंडिंग ऑन बोथ ऑफ अस, ठीक है। चलो शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट का कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई लॉ में कुछ रूल नहीं, तुमको जितना चाहिए। हमने क्या डिसाइड किया पता है क्या? मैं और भव्य ने डिसाइड किया गाइस। भव्य तुम मुझे बताना इफ यू एग्री ऑन दिस और नॉट, ठीक है। मैं जैनिश लिख रहा हूँ, ठीक है, जैनिश कोठारी। मेरा ना 80% प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा और भव्य ठक्कर, राइट, भव्य ठक्कर, बेटा आपका 20% प्रॉफिट में हिस्सा ही रहेगा, ठीक है। और अगर लॉस हुआ कल जाकर, ठीक है, आपको लगना नहीं चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो बेटा लॉस में एक काम करो, आप ले लो, बस आपको चाहिए तो आप 80% ले लो। आपको भी चाहिए कि आपको ज्यादा मिलना चाहिए, आप 80% ले लो, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, लॉस हुआ तो मैं लेता हूँ 20%, तो दोनों को क्या इक्वल हो जाएगा एकदम, ठीक है। डू यू अग्री विद दिस? ठीक है, इमेजिन करो इफ ही अग्रीज विद दिस, इमेजिन करो कि वो अग्री कर रहा है, हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना दिया, तो दैट्स ओके। लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कंपलसरी इक्वली होना चाहिए, वो तुम लोग म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर लो, ठीक है। तो इमेजिन वी बोथ आर रिलेटेड, उसको भी समझा दो, उसको ही इज ओके विद इट, ठीक है, हाँ सर चलो रखो नाम क्या ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको क्या बोल सकते हैं? इसको भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल सकते हैं। ऐसा कोई लॉ में नहीं लिखा है कि कंपलसरी 50% होना ही चाहिए, जो तुमको लगता है वो रखो, ठीक है। बट फिर बाद में यू आर बाइंडिंग विद दिस, वंस यू साइन ऑन इट देन यू आर बाइंडिंग ऑन इट। लेटर में अगर तुमको चाहिए कि तुमको उसको कुछ चेंजेस करने हैं तो तुम कर सकते हो, देयर इज अ प्रोसीजर टू चेंज आल्सो, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो अग्रीमेंट में लिखा है तुमको चाहिए तो तुमको जो चाहिए तुम ऐसा रख सकते हैं, फाइन। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैन बी एनीथिंग, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं है, अगर समझो अग्रीमेंट में अगर साइलेंट है देन इट विल बी इक्वल। अगर अग्रीमेंट इज कंप्लीटली साइलेंट देन इट विल बी इक्वल। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो, देखो मैंने वर्ड लिखा था जॉइंटली, वर्ड लिखा था सीवियरली, वर्ड लिखा था, दो वर्ड अभी बोर्ड के ऊपर। टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, this implies that his private asset, very important, private asset can also be used for paying off the firm's debt। समझो फॉर एग्जांपल कल जाके शौर्य आ गया और बोला चल 10,000 रुपया निकाल एकदम, तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो वो भाई मेरे घर आएगा, वो मेरे घर आएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी स्टूडेंट्स लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। इमेजिन करो यहाँ का रेंट भरना था 30,000 पर मेरे पास पैसा नहीं था, तो इसका लैंडलॉर्ड जो था ना, लैंडलॉर्ड, वो मेरे घर आ गया और मेरे घर आके भाई मेरे घर से टीवी उठा के लेके चला गया, बोला तेरा 10,000 बाकी था ना पहले का, तो 10,000 ये टीवी तेरा लेके जा रहा हूँ। तो मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा तो भी मैं हार जाऊंगा, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा तो भी मैं हार जाऊंगा, बिकॉज आई एम सपोज टू बी पेइंग हिम एंड माय प्राइवेट एसेट्स आर इक्वली लायबल। ठीक नहीं, मैं नहीं बोल सकता खाली बिजनेस में जितना है उतना लेके जा, बस मेरे घर मत आना, मेरे घर आके भी मेरे प्राइवेट एसेट्स भी लेके जा सकते हैं वो। इज दैट ओके? तो इसमें तीन वर्ड यूज है, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तीन वर्ड है, मैं बताता हूँ कौन कौन से। एक तो अनलिमिटेड है, एक तो जॉइंट है और एक सेवरल है। ये तीन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, सिंपल। चलो अब देखो पार्टनरशिप डीड बोला है स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है? हम लोग रिटर्न एग्रीमेंट बना देंगे, उसके अंदर सब कुछ लिख देंगे। द अग्रीमेंट कैन बी आइदर रिटर्न और ओरल, ओरली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजिन करो मी एंड भव्य वी हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर, वी आर फ्रेंड्स सिंस ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ। तो मैंने बोल दिया एक काम करते हैं अपन बिजनेस चालू करते हैं, कुछ रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, तो क्लासेस चालू करेंगे, तो अब मैथ्स पढ़ाना मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट हुआ इक्वली देख लेंगे और जो भी हुआ अपन सब मिलजुल के देख लेंगे, तो ठीक है। ऐसे भी पार्टनरशिप हम रन कर सकते हैं, ओरल एग्रीमेंट है हमारे बीच में, बराबर है। अगर बेटा आप चॉकलेट खरीदने जाते हो तो आप उसका रिटर्न एग्रीमेंट करते हो कि ये 5 रुपया ले, रुक जा मैं लिख के देता हूँ 5 रुपया, और तू एक काम कर डेयरी मिल्क दे मेरे को 5 रुपये का, ये ले रिटर्न एग्रीमेंट। तो ओरल एग्रीमेंट होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट होता है? इट्स एन ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। आप रिक्शे वाले के पास जब बैठते हो तो रिक्शे रुक जा अपन साइन करते, पहले तू साइन कर फिर मैं बैठूंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, इट्स अ रिटर्न ओरल एग्रीमेंट। बट कहना ही से कि बेटा अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आप रिक्शे से उतरे और आप भाग गए, आपने रिक्शे वाले को 20 रुपया नहीं दिया, तो वो पुलिस कंप्लेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो क्या रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था आप दोनों के बीच में? उसके पास क्या प्रूफ है ना? तो बेटा ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड। अगर उसने प्रूव कर लिया, कैमरा में दिख गया कि आप रिक्शे में बैठे थे पर फिर भी आप 20 रुपये बिना देके भाग गए, तो बेटा वो अगर प्रूव कर लिया तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, फिर आप नहीं बोल सकते रिटर्न तो नहीं था, ओरल एग्रीमेंट था। तो ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड, सिंपल। चलो ग्रेट। हाँ, तो बच्चे लोग अब इसके आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, वो इंटरेस्ट चलो ठीक ही है, ठीक ही है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अफेक्टिंग पार्टनरशिप, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने देख लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
बच्चों लोग मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इमेजिन करो, मी एंड भव्य, वी आर बोथ पार्टनर्स, ठीक है, हम दोनों पार्टनर्स हैं। मैं 2 लाख रुपया लेके आया था, ये 3 लाख रुपया लेके आया है, ठीक है, मैं 2 लाख लेके आया, 3 लाख लेके आया, तो ज्यादा कैपिटल कौन लेके आया बिजनेस के अंदर? भव्य ज्यादा कैपिटल लेके आया स्टूडेंट्स। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, तो हमने बोला 50-50, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला तो क्या आएगा? 50-50 आएगा, इतना श्योर है। तो मुझे बताओ, कहीं ना कहीं भव्य को थोड़ा अखड़ेगा तो सही ना, क्या यार सर ये तो क्या 1 लाख रुपया कम लेके आए, लेकिन प्रॉफिट है तो अभी इक्वल मांगने आ जाते हैं। इसका भी करना चाहिए ना, प्रोपोर्शनेटली करना चाहिए, है ना। 20 और 30 होता है तो प्रोपोर्शन क्या होता है? 2:3 होता है। प्रॉफिट भी तो हमारा 2:3 होना चाहिए, मतलब 40% और 60% होना चाहिए, लेकिन सर तो 50-50% मांगने आ जाते हैं। हो सकता है ऐसा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल unless until nothing is mentioned in the कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हम भव्य के पॉइंट से करेंगे या मेरे पॉइंट से करेंगे? एग्जैक्टली, वेरी गुड, हम किसी के पॉइंट, हम फर्म के पॉइंट से करेंगे। समझो हमने हमारे फर्म का नाम दे दिया महाकाली वड़ा पाव, ठीक है, वी बोथ आर रनिंग अ बिजनेस, ऐसे एकदम पूरा नेशनलाइज्ड बिजनेस है यार, अरे हमारे बहुत सारी फ्रेंचाइजी है, ऐसा कुछ मत सोचो तुम्हारे हमारे हमारे बिजनेस के बारे में, बराबर है। तो हमारे बिजनेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब तक मेंशन नहीं किया है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, दोनों को किसी को नहीं मिलेगा, अनलेस एंटिल इट इज नॉट मेंशन। बट आप देखो, एक ये पॉइंट है, डी पॉइंट देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं मेंशन किया है तो भी कंपलसरीली कितना परसेंट मिलेगा? 6%। नाउ इमेजिन करो हम लोग ने, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही नहीं, ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही नहीं, अब हम लोन की बात करते हैं। इमेजिन करो हमने इनिशियली कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में, कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया हम लोग ने? 2-3 लाख किया है, ठीक है, ये 2 लाख किसका है? ये 2 लाख जैनिश कोठारी का है, और ये 3 लाख किसका है? ये भव्य ठक्कर का है, इज दैट ओके? बट अब बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए 3 लाख की जरूरत थी, कितने लाख की जरूरत थी? 3 लाख। तो मैंने भव्य को बोला, भव्य अपन बैंक में जाके 3 लाख रुपया लोन लेंगे, इससे अच्छा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है 3 लाख, तेरे को चाहिए तो मैं ही जो लोन दे देता हूँ फॉर्म को। तो भव्य बोला ठीक है चलो सर, अगर आपके पास पड़ा तो जान दो ना, बैंक से नहीं लेते हैं आपसे, क्योंकि बैंक से लोन लोगे, बैंक में सब थोड़ा बहुत चार्जेस वगैरह भी लगता है लोन लेने के टाइम, कमीशन वगैरह लगता है, कुछ भी लग सकता है, प्लस बाद में बैंक को अगर नहीं दिया तो बैंक को टाइम पे पेमेंट नहीं दिया तो बैंक आके अपने सब असेट सीज कर लेगी। बैंक में क्या होता है, सब कागजात गिरवी रखने पड़ते हैं, तब जाके लोन मिलता है, एकदम आसान नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, अगर आपके पास पड़ा है तो स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, अपने घर से लेकर आया कितना? 3 लाख रुपया, और मैंने क्या किया, ये जो 3 लाख रुपया था स्टूडेंट्स, वो बेसिकली मैंने लोन दिया, किसको लोन दिया? पार्टनरशिप फर्म को। इज दैट ओके? अब ईयर कंप्लीट हो गया, ईयर एंड हो गया, बताओ ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? परफेक्ट, 31 मार्च को ईयर एंड हो गया स्टूडेंट्स। अब 31 मार्च को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट कर रहे थे, तो मैंने बोला एक सुन, वो 3 लाख रुपया जो लोन था उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया, अगर कुछ भी डीड के अंदर नहीं लिखा, तो बताओ कितना परसेंटेज मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन? 6% मिलेगा, ठीक है। तो मेरे को बोल भाई 3 लाख के ऊपर 6% कितना होता है? 18,000 हो गया कुछ, बराबर है। 6% ऑन 3 लाख रुपीज विल बी 18,000 रुपीज। मेरे को भाई 18,000 चाहिए, मतलब कल जाके अगर हम जो समझो हम लोग ने प्रॉफिट कमाया, हम लोग ने कितना प्रॉफिट कमाया था? 1,08,000 हमारा फर्म का प्रॉफिट था, पूरा फर्म का प्रॉफिट कितना था? 1,08,000। मैंने बोला देख भाई पहले तो 18,000 तू मुझे दे दे, 18,000 किसको मिलेगा? जैनेश कोठारी को। अब बचा कितना? 1,08,000 माइनस 18,000 कितना होगा? अब बचा 90,000। अब 90,000 का हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेते हैं, 90,000 को डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड होगा 90,000 को डिवाइड? 45,000 और 45,000, इज ओके? तो है ना, भव्य को बहुत बुरा लगा, भव्य बोला यार इसने 3 लाख के ऊपर क्या लिया? 6% टका ले लिया, लेकिन कैपिटल में डिफरेंस कितना है? इसने कितना कैपिटल एक्स्ट्रा दिया था? 1 लाख। तो भव्य आके मुझे क्या बोलता, सर ये 1 लाख जो एक्स्ट्रा मैंने दिया, मेरे को भी उसके ऊपर क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। भव्य मुझे आके बोलता है सर मैंने भी तो 1 लाख एक्स्ट्रा दिया है ना, उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट तो दो। मैंने बोला तूने क्या दिया? 1 लाख कैपिटल दिया। मैंने चल कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, देख ले भाई कानून में लिखा हुआ है। कानून में क्या लिखा हुआ है? अनलेस एंड अंटिल नथिंग इज मेंशन्ड देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमने दोनों ने बैठ के पहले से डिसाइड किया होता तो अलग बात है, लेकिन इमेजिन करो द पार्टनरशिप इज कंप्लीटली साइलेंट ऑन इट, उसके ऊपर हमें कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था, भाई उसके ऊपर देखो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 3 लाख रुपया ना, तो बोलता है सर ये 3 लाख के ऊपर भी तो हमने डिस्कशन किया ही नहीं था। मैंने बोला भले डिस्कशन नहीं किया है, कानून में लिखा है, तू नहीं बोला मैं पुलिस को लेके आएगा, तू रुक, कानून में लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करूं? तो उसके ऊपर मेरे को मिलेगा 6% ब्याज। इज दैट ओके? बस बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंशन इन द डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कुछ भी नहीं मिलेगा,
मतलब इमेजिन करो मैंने कुछ पैसा घर लेके चला गया बिजनेस से, मैं एक्स्ट्रा पैसे लेके आया कैपिटल के नाम पे या ड्राइंग्स के नाम पर, तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफिकली फर्म को लोन दिया है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज के ऊपर, नाम एकदम क्लियरली होना चाहिए कि भाई ये मैं लोन दे रहा हूँ, ये मैं कैपिटल का पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिंपल। और लास्ट में लिखा है रेम्यूनरेशन फॉर फॉर्म्स वर्क। अब देखो रेम्यूनरेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ना, क्या हुआ बताया क्या, ये भव्य है ना बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, एकदम ही पंक्चुअल है भाई, रोज टाइम पे आता है, लेक्चर्स वगैरह लेता है। हमारा बिजनेस समझो क्लासेस का बिजनेस है, टाइम पे लेक्चर्स लेता है, इनफैक्ट वीकेंड्स पे भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेता है, काफी ज्यादा काम करता है। बच्चों को एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं तो वो भी सॉल्व कर लेता है, काफी बार अकाउंट्स के डाउट्स होते हैं वो भी मैथ्स टीचर वही सॉल्व कर लेता है। और जो जैनिश कोठारी है ना, वो बहुत ही ज्यादा लेजी है। इमेजिन करो आधे टाइम तो छुट्टी लेता है, आधे टाइम क्या होता है छुट्टी उट्टी लेता रहता है, टाइम पे आता ही नहीं है। ओके, वेरी पंक्चुअल का ऑपोजिट क्या होता है, इम्पंक्चुअल, व्हाटएवर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, लेकिन है ना मेरा एकदम बहुत अच्छा आदत है, मेरा सबसे बेस्ट आदत क्या है, मैं 31 मार्च को एकदम टाइम पे आता हूँ। मैं 31 मार्च को एकदम टाइम पे आता हूँ। क्यों बताऊँ 31 मार्च को क्यों टाइम पे आता हूँ? एग्जैक्टली उस दिन हम बैठ के बुक्स और अकाउंट्स क्लोज करते हैं और हमको फाइनली पता कितना पैसा किसको मिलेगा। ठीक है, तो 31 मार्च को एकदम मैं टाइम पे आ गया, और जैसे डिसाइड हुआ मैं बोला भाई देखो समझो 90,000 प्रॉफिट था, मैं बोला चल 45 तेरा 45 मेरा। ठीक है, तो बाद में भव्य को आ गया गुस्सा, भव्य सर ये क्या फालतू के लिए, एक तो है ना पैसा लेने के लिए एकदम टाइम पे आता था, बाकी साल भर जब बच्चों को पढ़ाना होता है काम करना होता है तो भी दिखते भी नहीं हो एकदम। ठीक है, अपने घर पे बैठे रहते हो या अपना कुछ पर्सनल दूसरा बिजनेस करते हो, ये नहीं चलेगा मेरे को। तो हम लोग ने फिर क्या डिसाइड किया, एक काम करें चल, देखो अगर लगता है ना ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैलरी रखते हैं। हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। इमेजिन कर मतलब कुछ भी अगर समझो तुझे लग रहा है तू एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो तू उसका एक काम कर, अलग से सैलरी ले ले। मतलब उसको क्या मिलेगा, सैलरी। हम लोग ये भी हम फॉर्म में कर सकते हैं। रेम्युनरेशन मतलब क्या हो सकता है, सैलरी। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। फिर भव्य ना सारे के सारे बच्चे ना भव्य लेके आता क्लासेस के अंदर। मैं तो किसी बोलते, भव्य बोलेगा जैनिश सर तो एक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लगा रही, यहाँ पे सारे बच्चों को मैं इतना मेहनत से कन्विंस करके लेके आता हूँ क्लास में। मेरा चल देखो लगता है कि तू एक्स्ट्रा अगर बच्चों को भी लेके आता तो एक काम कर, कमीशन भी ले हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो डाल रहा है टाइम के अकॉर्डिंग उसका देखो सैलरी मिलेगा। अगर तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स लेगा तो उसको देखो कमीशन मिलेगा। तो ये सब हम एक्स्ट्रा प्रोविजन बना सकते हैं। मतलब अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और कमीशन, बट दिस हैज टू बी मेंशन्ड। ये अज्यूम नहीं हो सकता, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन तो क्या था, इम्प्लाइड था कि भाई नहीं भी लिखा है तो भी मिलेगा, लेकिन सैलरी कमीशन ये सब एक पार्टनर एंटाइटल हो सकता है। तुमको पता है देयर आर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, उसमें एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। एक क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या होता है, जो काम नहीं करता बट ही स्टिल अ पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, मैं भव्य, चलो मैं और शौर्य हमारा तुमको पता है वो पानीपुरी वाला बिजनेस था। तो हम लोग ने एक दिन जाके शाहरुख खान को भी पूछा, ये शाहरुख खान ब्रो, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस? तो शाहरुख खान ने बोला ठीक है चलेगा। ठीक है, शाहरुख खान को भी हम लोग ने कन्विंस, और शाहरुख खान क्या शौर्य का एकदम बेस्ट फ्रेंड है, शाहरुख खान मना कर ही नहीं पाया। लेकिन शाहरुख खान ने बोल दिया देख भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आगे पानीपुरी सर्व करूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बोला कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू खाली बोल दे कि तू बिजनेस में पार्टनर है, बस तू खाली साइन कर दे। दैट विल बी कॉल्ड एज नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। नॉमिनल पार्टनर जिसने फर्म को सिर्फ नाम दिया है। तो हमने क्या कर दिया, शाहरुख खान पानीपुरी वाला। ठीक है, और जब इनॉग्रेशन था तभी शाहरुख खान खुद आके गया है, उसने अपने मुंह से बोला यस आई एम अ पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। और भाई उस दिन से जो भीड़ लगी हमारे फर्म के अंदर, ठीक है, फुल। लेकिन शाहरुख खान ने एकदम क्लियर बोल दिया था कि भाई मैं रहूंगा स्लीपिंग पार्टनर, मैं रहूंगा नॉमिनल पार्टनर, मैं अपने खाली फर्म को नाम दूंगा, और मैं रहूंगा अ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। कल जाके तुमको नुकसान हो तो मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं। बोला ठीक है चलेगा, वी आर ओके विद दिस। ओके, तूने फॉर्म को नाम दे दिया वही बड़ी बात है यार, तू मत इधर, रोज कहाँ बेचारा आएगा पानी पूरी सर्व करने के लिए लोगों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे भी पार्टनर होते हैं हु आर स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, तो मैं और शौर्य फिर हम भड़क गए शाहरुख खान के ऊपर कि ये क्या फालतू करे, तू अगर रोज रोज नहीं आएगा तो फिर, लेकिन हम उसका एक्स्ट्रा सैलरी लेंगे। तो शाहरुख खान ने बोला ओके अग्री, तुम लोग अगर पूरे महीने भर काम करोगे और मैं नहीं आऊंगा ऑब्वियसली, तो तुम उसका क्या कर लो, सैलरी ले लो। फिर सैलरी के बाद जो पैसा बच गया उसको हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया? तो ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या बोलेंगे, दे आर ओनली पार्टनर इन प्रॉफिट, दे आर नॉमिनल पार्टनर्स जो फर्म को खाली नाम देते हैं। ठीक है, उससे अगर फर्म की गुडविल होती है, क्या होता है क्या, इमेजिन करो प्रतीक्षा, प्रतीक्षा एकदम नामचीन मैथ्स प्रोफेसर है पूरे पूरे टाउन में, है ना, वेरी फेमस। पर प्रतीक्षा के पास टाइम ही नहीं है। तो मैंने प्रतीक्षा को क्या बोला, प्रतीक्षा एक काम कर, मैं सिर्फ होर्डिंग में तेरा नाम लगाऊंगा, तू तेरे पास टाइम नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, पर तू है ना मैथ्स पढ़ाने तो आ नहीं सकती, पर खाली एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा देना बस। ठीक है, तो हमने डेमो लेक्चर रखे प्रतीक्षा के नाम के ऊपर, प्रतीक्षा ने आके एक दो डेमो लेक्चर लिए, सब बच्चे एकदम खुश होकर कर यार इतना बेस्ट प्रोफेसर इस क्लास में आ रहा है, सबने एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाद में एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे ना डिफिकल्ट डिफिकल्ट, वो प्रतीक्षा ने आके पढ़ा भी लिए समझो, और बाकी से नॉर्मल टॉपिक्स को किसी और प्रोफेसर ने कंप्लीट कर दिया, स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी।
ठीक है, स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो हो सकता है ऐसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स जो फर्म को क्या देंगे, सिर्फ नाम देंगे, उनके नाम के बदले फर्म का गुडविल इंप्रूव होता है। तो ऐसे पार्टनर्स हो सकते हैं, है ना, रियल लाइफ में भी होते हैं। और तुम लोग होर्डिंग देखो, उन्हीं के होर्डिंग लगते हैं ऐसे कि भाई हाँ, अभी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, शाहरुख खान उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, अलग विराट कोहली आके एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये लोग सब क्यों एडवर्टीजमेंट करते हैं? बिकॉज उनका ब्रांड वैल्यू है। कल जाके मैं तो सिर्फ वही वही चीजें खरीदता हूँ जो विराट कोहली यूज करता है, पता है क्या? आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद विराट कोहली, तो वट एवर विराट कोहली डज आई डू द सेम थिंग। एग्जैक्टली, देयर आर पीपल लाइक दैट। तो इसलिए फर्म भी क्या करता है, इतना पैसा क्यों खर्चते हैं? बिकॉज उनका फर्म में क्या होता है, उनका गुडविल इंप्रूव होता है। तो सिमिलरली इन पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, आज थियोरी पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अकाउंटिंग, वी आर सिंपली स्टडिंग द पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाइल सॉल्विंग द सम हम ये सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। क्योंकि हम पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम जब बुक्स अकाउंट सॉल्व करेंगे, तो अगर हमें ये लॉ नहीं पता होगा तो हम प्रॉपर्ली उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएंगे हमारे प्रैक्टिकल सम्स के अंदर। इज दैट ओके? चलो, तो ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उफ, ये रीड करना है, थोड़ा टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। मोहन एंड श्याम आर पार्टीज इन द फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट मतलब हो सकता है उन्होंने पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया नहीं, या तो साइलेंट मतलब उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की हुई है। हाँ, ओरली भी हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जिक्र नहीं किया है। फर्स्ट वन, मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तक इसके ऊपर कोई मेंशन नहीं किया है। सैलरी या कमीशन अगर देना हो तो इट इज नॉट इंप्लाइड, इट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर डीड में मेंशन है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इज दैट ओके? सेकंड, श्याम had advanced a loan of the firm, he claims interest at the rate 10% per annum. No. मिलेगा तो स्टूडेंट्स यस, 6% मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। डू यू अग्री? चलो, थर्ड, मोहन has contributed 20,000 and श्याम has contributed 50,000 as capital. तो एक्स्ट्रा ज्यादा किसने दिया बच्चे लोग? श्याम ने। मोहन wants equal share in profit. यस, परफेक्ट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हमेशा पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल होगा। कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, परफेक्ट। श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 6% पर एनम। नहीं भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन इंप्लाइड है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट इंप्लाइड। अगर तुमको चाहिए तो तुमको स्पेसिफिकली बुलवा कर उसके अंदर लिखवाना पड़ेगा, उसमें दोनों की साइन लेनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा। ठीक है? State whether the following statements are true or false. Valid partnership can be formulated even without a written agreement between the partners. True. Oral भी हो सकता है. Each partner carrying on the business is the principal as well as agent of the for all the partners. True. Mutual agency पढ़ा था ना point. Maximum number of partners can be 50. अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली तो ट्रू है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स मैक्सिमम नंबर 50 हो सकता है। Method of settlement of dispute among the partners can't be a part of the partnership deed. Method of settlement of dispute among the partners can't be a part of the partnership deed. हाँ, फॉल्स हो सकता है ना। देखो इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कल जाके समझो झगड़ा हुआ, हम लोग आज डे 1 पे बैठे हैं, हम लोग पार्टनरशिप हम शुरू करने में और भव्य, हम लोग आज डे 1 पे बैठ के पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, भव्य अगर अपन 5 10 15 साल साथ में काम करेंगे तो हो सकता है झगड़े हो सकते हैं। आज क्या नहीं, बीवी और पति पत्नी के बीच में भी तो झगड़े होते हैं स्टूडेंट्स, क्यों नहीं होते हैं? तो हम दोनों पार्टनर, तो हमारे बीच में भी झगड़े हो सकते हैं, दोस्तों के बीच में झगड़े होते हैं, टीचर और सर के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में झगड़े होते हैं। तो देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि कल जाके झगड़ा हो सकता है। तो देख, अपन अभी से डिसाइड कर लेते हैं, अगर कल जाके झगड़ा हुआ, मतलब कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, वो सिचुएशन में क्या करेंगे। तुमको मैं बताता हूँ मेरे घर पे क्या होता है। मेरा फैमिली है ना, मेरे फैमिली में ना मेरे एक भूरोसा है। वो भूरोसा इमेजिन करो कहाँ रहते हैं, वो बॉम्बे रहता है। ठीक है? अब हमारे फैमिली में स्टूडेंट्स कोई भी छोटा मोटा कुछ भी अगर है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मैरिटल प्रॉब्लम या कुछ भी होता है ना, ऐसे कुछ झगड़ा वगड़ा, तो नॉर्मली हम लोग भूरोसा के पास जाते हैं। और उनको क्यों बहुत मानते हैं, एक तो उनके डिसीजंस भी बहुत सही होते हैं। ही इज वेरी प्रैक्टिकल इन हिज लाइफ, प्लस उन्होंने बहुत सक्सेस अर्न किया, मतलब ही इज ऑल्सो वेरी रिच। तो कहीं ना कहीं सबको लगता है कि वो जो बढ़ेंगे, वो सबसे बड़े भी है पूरे फैमिली में, तो वो जो बोलते हैं सब लोग वो अग्री कर लेते हैं। ठीक है? जैसे कि अगर बीच में दो भाई के बीच में अगर कुछ एक घर के रिलेटेड कुछ इशू हो गया था, तो उनके पास गए, उन्होंने कुछ सेटलमेंट वगैरह कर लिया, ऐसा कुछ। तो सिमिलरली मैंने और भव्य ने क्या डिसाइड किया, देख भव्य, अपन अगर कल जाके झगड़ा हुआ कोर्ट जाएंगे ना भाई, कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम, 10 15 20 साल निकल जाएंगे, कभी मालूम नहीं पड़ेगा, केस का कभी फाइनल हियरिंग ही नहीं आएगा, बिकॉज इंडियन कोर्ट्स आर ओवर क्राउडेड, उसके अंदर बहुत सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है? तो एक काम करता हूँ, एक आर्बिट्रल, आर्बिटर मतलब समझो फॉर एग्जांपल साक्षी, साक्षी इज उसको मीडिएटर बोलते हैं या आर्बिटर, आर्बिट्रेशन करके क्या, आर्बिट्रेशन मतलब शी इज अ थर्ड पार्टी।
कल जाके अगर अपन दोनों की डिस्प्यूट हुआ ना, तो अपन वो मैटर को किसके पास लेके जाएंगे, साक्षी के पास लेके जाएंगे। साक्षी मैटर को क्या करेगी, न्यूट्रल वे में रीड करेगी, सिचुएशन को समझेगी, एंड वॉट एवर डिसीजन दैट शी विल टेक वी बोथ हैव टू अग्री ऑन इट। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? तो फिर हमने क्या कर दिया, ये एक मेथड डिसाइड कर लिया कि कल जाके मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। नहीं हो सकता है। हम लोग अभी से डिसाइड कर लेते हैं कौन सा मेथड यूज करेंगे, आर्बिट्रेशन मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम साक्षी का मैटर लेके जाएंगे और व्हाटएवर डिसीजन शी गिव्स वी बोथ विल अग्री विद इट। ओके, फिर भी अगर हमको कल जाके प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको आगे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बराबर है? चलो, बेसिकली दिस इज योर टेक्स्ट बुक। ओके, ये टेक्स्ट बुक है, पीडीएफ है, तुम लोगों को जो टेक्स्ट बुक मिलने वाली है। इफ द डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% वुड बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। फॉल्स, ड्रॉइंग्स में नहीं मिलेगा गाइस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन 12%। ओ माय गॉड, अगेन फॉल्स। बराबर ना? कितना परसेंट मिलना था? हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें मैंने फॉल्स बोल दिया, चलेगा? चलो परफेक्ट। हाँ, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट दिया हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये सब हम आगे देखते जाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, दो मेथड पढ़ना है, फिक्स कैपिटल मेथड और उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, और एक यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। चलो एक सेकंड खाली। तो बच्चे लोग दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है और फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैं तुम लोग को उसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। इमेजिन करो, मुझे ना एक सेकंड के लिए कोई पीडीएफ फाइल और एक्सेल शीट ओपन करने दो। 1 सेकंड, गिव मी एक सेकंड, ये बीच में आ रहा है बहुत। कहाँ गया, कहाँ गया? ओके, इमेजिन करो दिस इज जैनेश एंड दिस इज भव्य। ठीक है, सुन, हम लोग अभी फिक्स कैपिटल मेथड के ऊपर पढ़ रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सुन इमेजिन करो, मैंने हम दोनों ने 5-5 लाख रुपया इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस के अंदर। 5 लाख मैंने भी इंट्रोड्यूस किया था, भव्य ने भी 5 लाख इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हमने जो 11th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट्स किया था, टेल मी दैट उसमें हमने फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया था या फिर हम लोग ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया था? टेल मी दैट। हाँ एग्जैक्टली, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया था। क्योंकि याद करो 11th स्टैंडर्ड में जब हम लोग को कैपिटल देते थे तो हम लोग कैपिटल को कहाँ लिखते थे? लाइबिलिटी साइड लिखते थे, कैपिटल का अमाउंट लिखते थे। फिर समझो कैपिटल था अपना 5 लाख रुपया, फिर अपन क्या करते थे, लेस ड्रॉइंग्स करते थे। बराबर, ड्रॉइंग समझो अगर 10,000 रुपया ड्रॉइंग्स था तो एग्जैक्टली अपन सब बाद में फिर क्या करते थे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। बराबर, हाँ अगर नेट प्रॉफिट आ गया तो उसको ऐड करते थे नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस बाई चांस आता था तो उसको क्या करते थे, लेस करते थे नेट लॉस। तो बाद में फाइनली जो हमारा आंसर आता था, कोई भी एक्स 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 अमाउंट आता था स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट था वो हमारे 5 लाख से सिमिलर होता था कि अलग होता था? तो हमारा कैपिटल का अमाउंट सेम होता था कि अलग हो जाता था? तो वॉज इट अ फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? समझ में आ रहा है? तो हमने 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप में जितनी भी चीजें अब तक की स्टूडेंट, सारा का सारा सोल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही था। फाइन। तो आज हम लोग अभी 12th में, पर हम लोग को ऐसा कोई बेसिकली कंसेप्ट नहीं था कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जैसा कोई कंसेप्ट है कि नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो स्टूडेंट अब फिक्स कैपिटल मेथड में हमें क्या होगा स्टूडेंट, हमारा कैपिटल 5 लाख है तो उस कैपिटल को टच ही नहीं करना है, वो कैपिटल विल रिमेन एज इट इज, उसको एज इट इज रखेंगे। तो क्वेश्चन है सर तो फिर हम ये सब कहाँ लेके जाएंगे, ये ड्राइंग्स को लेस करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेस करना, नेट प्रॉफिट को ऐड करना, नेट लॉस को लेस करना, ये कहाँ करेंगे? तो चलो हम लोग से अलग से एक अकाउंट बनाएंगे एंड दैट अकाउंट विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? और जितने भी एडजस्टमेंट्स करने वो सारे के सारे एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड मेथड। तो बच्चे लोग बताओ, फिक्स कैपिटल मेथड में टोटल कितना अकाउंट बनेंगे, मुझे वो बताओ। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा पर वो कैपिटल अकाउंट सेम रहेगा, उसको चेंजेस नहीं करना है, और एक एक्स्ट्रा अकाउंट कौन सा बनेगा उसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें कितना अकाउंट हो गया, सिर्फ और सिर्फ
उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, सब चेंजेस उसी में करो। समझ में आ रहा है? तो 11th स्टैंडर्ड में जो किया था वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, उसमें कैपिटल के अंदर ही सब चेंजेस करते थे, अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाया था। अब हम 12th स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, एंड ऑल द चेंजेस, जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे अगर पार्टनर्स को सैलरी दे दी, पार्टनर को कमीशन दे दिया, ओके, उसको प्रॉफिट का हक दिया, या उसको लॉस उसको बेयर करना पड़ा, या उसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, या उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, जो भी रहेगा स्टूडेंट सारा का सारा क्या करेंगे हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। इज दैट ओके? तो उसका क्या फॉर्मेट है वो हम अलग से देखेंगे। तो बस यही चीजें एक्सप्लेन की है। देखो यहाँ पर हमें ये दिया, डिस्टिंग्विश दिया कहीं, तो लेट मी जस्ट फाइंड, या कैन यू सी डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवर हियर, लेट्स रीड दिस पार्ट ओवर हियर वंस। नंबर ऑफ अकाउंट, अब तुम लोग बताओ फिक्स कैपिटल में कितना अकाउंट बनेंगे स्टूडेंट्स? फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। टेल मी कौन सा दो अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में स्टूडेंट्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट। ओके, आइटम्स रिलेटेड टू डीड, अब जो भी स्टूडेंट्स ड्राइंग्स है, सेल्स है, इंटरेस्ट है, वो सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल को तो चेंज करना ही नहीं है। तो जब कैपिटल को चेंज नहीं करना है तो वो फिक्स कैपिटल रहेगा, और बाकी जो कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स आएंगे सारे के सारे कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। लेकिन इन सब में स्टूडेंट्स वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। गेटिंग इट? थर्ड, फिक्स्ड बैलेंस, तो बच्चे लोग कैपिटल का अमाउंट क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, अनलेस अगर कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ऑलरेडी 5 लाख था और 2 लाख कैपिटल डाल दिया, तो हाँ कैपिटल का अमाउंट बढ़ सकता है। या तो समझो 5 लाख में से मैं 1 लाख रुपए अपने घर लेके चला गया ड्रॉइंग्स, तो वो अमाउंट कम हो सकता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, क्या वो सबसे चेंज हो सकता है? क्या वो सबसे चेंज नहीं होगा। तो फिक्स कैपिटल मेथड में वो सब कुछ सेम रहेगा। और द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ अकाउंट फ्लक्चुएटिंग, ये तो फ्लक्चुएट होगा, हर साल फ्लक्चुएट होगा, उसका नाम ही फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएट होने वाला है। एंड लास्ट, कैपिटल ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल हमेशा क्रेडिट की होता है। याद करो हमने जर्नलिटी पढ़ी थी, अगर इमेजिन करो मैं बिजनेस में पैसे लेके आऊंगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है। और कैपिटल क्यों होता है, एक और रीजन है, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म। विजडम कॉमर्स क्लासेस के लिए जितना पैसा, विजडम कॉमर्स क्लास के पास है ना, पता है क्या, एक फुटी कौड़ी नहीं थी स्टूडेंट्स। वो तो भला हो जैनेश कोठारी का। मैं जब यहाँ आया था ना, यहाँ कुछ भी नहीं था, खाली एक दुकान थी। मैंने उस दुकान को मंदिर बनाया, मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या किया, मैं पूरा आके बेंचेस लगाए, एसी लगाए, बोर्ड लगाए, ओके, सब कुछ काम करवाया, तब जाकर। तो क्या विजडम कॉमर्स क्लास का एक फुटी कौड़ी थी क्या? वो तो भला हो जैनेश कोठारी का, जो मैंने उसको लोन दिया। मैंने किसको लोन दिया? विजडम कॉमर्स क्लास को। तो विजडम कॉमर्स क्लासेस के लिए जो पैसा ओनर ने लाया था इज कॉल्ड एज कैपिटल, एंड दैट कैपिटल इज अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट इफेक्ट। डू यू नो दैट? और कैपिटल हमेशा क्या होता है? उसका क्रेडिट इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स द कैपिटल अकाउंट, तो स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट मे समटाइम्स शोज द डेबिट बैलेंस आल्सो। क्यों? मैं रीजन बताता हूँ। अब यहाँ तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। इमेजिन करो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, समझो 5 लाख रुपया स्टूडेंट्स, और फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया, लेस नेट लॉस। बच्चे लोग लॉस कितना हो पता है क्या? 5.5 लाख का लॉस हो गया। ये कैसा बिजनेस कर रहा हूं मैं? ठीक है, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स कितना लॉस हो गया? 5.5 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। इमेजिन करो 5,50,000 का स्टूडेंट्स क्या हो गया भाई? लॉस। तो मुझे बताओ अब तो स्टूडेंट्स अभी नेट बैलेंस कितना हो गया हमारा? -50,000 हो गया। तो अब स्टूडेंट्स वो डेबिट बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? बराबर ना? वो क्या हो गया? डेबिट बैलेंस। तो स्टूडेंट्स फ्लक्चुएटिंग में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बैलेंस क्रेडिट होगा, वो डेबिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इज दैट ओके? क्योंकि 5 लाख इंट्रोड्यूस किया था, 5.5 लाख, तो वो क्रेडिट का क्या होगा? फिर डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपया। सो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, बट फ्लक्चुएटिंग में वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, उसकी मर्जी। इजी था एकदम। नाउ दिस एवरीथिंग विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर योर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, आज जो भी पढ़ रहे हैं वो टाइम वेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ तो ठीक है, चलो प्रॉफिट लॉस हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। हम उसको क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हुआ तो उसको कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, और नहीं तो फिक्स में तो उसको करंट में डालेंगे। मुझे अभी ना एक और नई चीज पढ़ने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं। मुझे बताओ, क्या 11th में आप लोग सब लोग ने ये पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ये अपना नॉर्मल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है।
उफ, इंसर्ट डाउन। ठीक है। ये स्टूडेंट्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है फिलहाल कौन सा अकाउंट दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है, जो आप लाइफ में पहली बार अभी कर रहे हो, बराबर? या आपने पहले नहीं किया हुआ है? इन दोनों में थोड़ा सा लाइन चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इमेजिन करो इसका नाम हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट देते हैं, जो हमने फाइनल अकाउंट्स में किया था लास्ट ईयर। आप लोग सब लोग ने किया था। मुझे थोड़े बहुत आइटम्स बताओ जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं, थोड़े बहुत रैंडम। ये ओपनिंग सॉन्ग में प्रॉफिट लॉस क्या बोल रहे हैं? सैलरी जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स, और बताओ। हाँ वेरी गुड यार, मैंने यहाँ क्या कर दिया? जस्ट सेकेंड। ओके, यहाँ पे थोड़े कुछ और डाल दो, इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख रहा हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट भी लिख दूँ? टू एडवर्टाइजमेंट। टू कमीशन भी आ सकता है इसमें। टू स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी। और बताऊँ? हाँ, टू मिसलेनियस एक्सपेंस, परफेक्ट। टू लीगल एक्सपेंस। चलो और दो तीन बता दो। हाँ, टू रेंट। हाँ बेटा, कैरेज ट्रेडिंग में आएगा, बट टू ये कैरेज आउटवर्ड लिख सकते हैं ना? ठीक है, इतना बहुत हुआ। टू इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, चलो एक। या तो टेलीफोन बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पता है इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग क्या लिखी? तो स्टूडेंट्स ये सब हमने क्या प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स इमेजिन करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? फर्म के अंदर है ना, टोटल प्रॉफिट था, हमारे फर्म का प्रॉफिट था 5 लाख रुपीज, हमारे फर्म का प्रॉफिट था। ठीक है, 5 लाख में से स्टूडेंट हमारे फर्म का प्रॉफिट था। उसमें से वी आर टू पार्टनर्स, भव्य एंड जैनिश आर टू पार्टनर्स। भव्य को है ना, हमने क्या पे किया? एक तो भव्य को हमने सैलरी पे की थी। उसको है ना एंटाइटल, क्योंकि वो तुमको था, वो तो बहुत ज्यादा पंक्चुअल था और मैं तो बहुत लेजी था, तो वो उसको टाइम पे आता, तो उसको एक्स्ट्रा 50,000 का हमने सैलरी पे किया, बराबर है? और जैनिश को हमने एक्स्ट्रा क्या पे किया था स्टूडेंट? समझो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि तुमको पता है मैंने लोन दिया था फर्म को एक्स्ट्रा। तो जैनिश को एक्स्ट्रा ना इंटरेस्ट ऑन लोन समझो 20,000 मिला था, बराबर है? उसके बाद और है ना, भव्य को कमीशन भी दिया था हम लोग ने। भव्य को किस चीज का कमीशन दिया था स्टूडेंट्स? वो बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह लेके आता है हर बार, तो उसको 30,000 का कमीशन दिया था, बराबर है? उसके बाद फॉर्म में कितना पैसा बच गया? 4 लाख रुपए बच गया अभी स्टूडेंट्स, बराबर ना? अब 4 लाख में से हम लोग दोनों प्रॉफिट कर लेंगे 20। 2 लाख मेरा और 2 लाख भव्य का। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो अब मुझे बताओ, अगर कोई मुझे बाहर वाला पूछेगा कल जाके, मुझे बाहर वाला पूछेगा, इमेजिन करो मुझे साक्षी मिल गई रोड पे, और साक्षी मुझे बोलती है और सर आपका फर्म कितना प्रॉफिट कमा लेता है, तो मुझे उसको क्या बोलना चाहिए? 5 लाख बोलना चाहिए कि 4 लाख बोलना चाहिए? 5 बोलो कि 4 बोलो, है ना? देखो देखा जाए तो हुआ तो प्रॉफिट 4 लाख ही है। नेट प्रॉफिट क्या होगा? 4 लाख, बिकॉज ये सब कमीशन और सैलरी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस टू द फर्म। हम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू तो बताओ कितना हुआ? फॉर्म के अंदर 4 लाख ही हुआ, क्योंकि बाकी सब एक्सपेंस है। सैलरी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, कमीशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। तो फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स? 4 लाख। लेकिन हम दोनों ने, पार्टनर ने मिलकर कितना कमाया? 5 लाख। आर यू गाइस गेटिंग इट? मतलब कैन आई से 5 लाख इज आवर प्रॉफिट। ये 5 लाख देखा जाए तो स्टूडेंट्स प्रॉपर प्रॉफिट तो 5 लाख का ही हुआ है। फिर जो खर्चे हुए, ये जो तीनों एक्सपेंसेस थे, वो एक्सटर्नल एक्सपेंस थे कि इंटरनल एक्सपेंस थे? इंटरनल एक्सपेंस, हमारी आपस का ये तो लुकआउट था। ठीक है बच्चे लोग, हम लोग ने, फॉर्म ने तो क्या किया? फॉर्म ने भले 4 लाख अपन बोल सकते हैं, लेकिन पैसा तो हमने 5 लाख कमाया, ठीक है? इसलिए अभी हम दो अलग अलग अकाउंट बनाएंगे सेग्रीगेट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल काउंट ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सटर्नल, बाहर वालों का। लेकिन अगर कल जाके अभी हमारा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा? देखो, अब समझो यहाँ पर हमारा फाइनली क्या आता है? डू यू अग्री? यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है बच्चे लोग, और अगर यहाँ पे क्या आता है? बाय नेट लॉस आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट क्या लिखूंगा मैं? ब्रॉट डाउन लिखूंगा।
और अगर यहाँ आया तो टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन लिखूंगा। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? अब मुझे बताओ, इसके बाद ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज आल्सो सिमिलर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, परफेक्ट, राइट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ, ये हमारा इंटरनल होगा सारा का सारा। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है तो मैं इधर डेबिट में लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर ना, इट्स एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, वो डेबिट में जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया तो क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर मैं पार्टनर का नाम लिखूंगा, भाई इसमें किसका पार्टनर का नाम, उसमें किसमें, वो सब मैं लिखूंगा यहाँ पर। इमेजिन करो, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। यहाँ पे समझो मैं भव्य का नाम लिखूं, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने मेंशन किया था, यहाँ पे जैनिश का नाम लिख दिया हम लोग ने, ठीक है। समझो भव्य को भी पे कर लिया, समझा। समझो अगर इंटरेस्ट सैलरी सैलरी टू भव्य, ठीक है, टू कमीशन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कमीशन टू जैनेश, ठीक है। ये सब यहाँ पर आएगा बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, तो ये सब कुछ यहाँ आएगा। और क्या हो सकता है बताओ मुझे? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, इमेजिन करो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर दोनों पार्टनर को दिया तो अंडरलाइन करके दोनों का नाम लिख लूंगा, जैनेश और भव्य। इज दैट ओके? So profit and loss appropriation account is exactly similar to profit loss account. Both are nominal account, debit all loss and expenses, credit all incomes and gains. But स्टूडेंट्स, खाली प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होगा? जो एक्सटर्नल बाहर वालों का खर्चा होगा या इनकम होगी उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालेंगे। और अगर प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? जो पार्टनर्स जो एंटाइटल करते हैं प्रॉफिट लॉस उसमें डालेंगे। इज दैट ओके? जैसे ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, यहाँ हमारे यहाँ क्या आता है हमेशा? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बराबर ना। या अगर बाई चांस लॉस हो गया तो क्या लिखते हैं? टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। डू यू एग्री विद दिस? और अगर और भी हो सकता है, बाय कमीशन रिसीव्ड, है ना, ये इनकम भी हो सकती है हमारे लिए। परफेक्ट। बाय रेंट रिसीव हो सकता है, रेंट रिसीव किया हम लोग ने कुछ। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बराबर, ऐसे कुछ भी आ सकता है। बाय डिविडेंड हो गया, डिविडेंड बढ़ाया था ना एक बार हमने, जिस डिविडेंड मतलब अगर शेयर्स के ऊपर कभी डिविडेंड मिल गया अगर हमारे फर्म को, फिर इसको यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? फिर इसको आगे नेक्स्ट कहाँ पर लेके जाएंगे वो हम बाद में देखेंगे, पर फिलहाल के लिए तुमको इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस क्या दोनों में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, वो हमको पता होना चाहिए। चलो, आई वांट यू गाइस टू कॉपी दिस डाउन, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स, मैं आप लोगों को दोनों स्क्रीन पे बता दूंगा एक एक करके। पहले अगर ये देखना तो ये देख लो, तुम लोग तो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग ये पहले देख लो, और फिर पॉज करके फिर ये देख लो, और फिर मैं तुम्हारे लिए एक जगह पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। कौन सा पेज है मुझे एक सेकंड खाली देखने दो। ये जो पेज है ना, पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है ना, तो स्टूडेंट अगर तुम लोग को चाहिए उधर खाली पेज नंबर 9 पे लिख दो। ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो आप लोग को कॉपी करना है। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सो वी हैव completed a half part of first chapter of accounts. We will be continuing the same part in the next video. So I hope you have understood. If you have understood, of course, put a comment in the comment section and then like our video and share with your friends, and please subscribe to our channel. Thank you so much, students. It was nice having all of you. Bye bye, Tata. Take care.